पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। प्रश्न लीक एक संगठित अपराध बनकर उभर के आया और इससे हमारे छात्र, उनके अभिभावक, उनके पेरेंट्स के मन में काफी भ्रम रहती है। हम आश्वासन देने आए हैं कि बिहार सरकार इस समस्या को देखने के लिए और समझने के लिए और पहल करने के लिए सक्षम है और यह कार्य वर्तमान में यूयू कर रहा है। यूयू हमारा काफी मजबूत इकाई है और प्रश्न लीक के मामलों में 2012 से अभी तक 10 कांड का अनुसंधान किया है, जिसमें कुल 545 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं 10 मात्र कांड और 249 अभियुक्तों पर आरोप पत्र भी दिया गया है। गौरतलब है कि एक मॉडल एक्ट सरकार ने नोटिफाई किया था। उस मॉडल एक्ट के तहत बिहार लोक परीक्षा अनुसूचित साधारण निवारण अधिनियम 2024 बिहार में लागू है और सीएचओ एग्जाम जो अभी हुई थी, जिसमें कंप्यूटर सर्वर सब कॉम्प्रोमाइज हुआ था, उस एग्जाम के अभियुक्तों पर यह धारा लागू किया जाता है। यह धारा काफी मजबूत है। इसके संबंध में डीआईजी साहब हमारे विस्तृत प्रतिवेदन देंगे और क्या पहल की जा रही है ये हम अवगत करने चाह रहे हैं कि यूयू को और सुदृढ़ किया जा रहा है। यूयू अब सभी डिपार्टमेंट्स जो परीक्षा लेती है बिहार सरकार के तरफ से, उनको कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होने लगे हैं। वो भी कॉम्प्रोमाइज हुआ है। उसमें क्या लैकुना है, क्या खामी है, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां तक पहुंच जाएं, ताकि जो भी संस्था चलाता है, प्राइवेट संस्था, उनका भी हम लोग पहले से जांच करेंगे, कंप्यूटर्स भी, उनके एग्जामिनेशन सेंटर्स भी, ताकि दोबारा ये सब हो नहीं पाए। जहां की कानूनी कार्रवाई के संबंध में है, डाटा बैंक बनाया जा रहा है। पिछले 10-12 साल में बिहार राज्य में, पड़ोस राज्यों में जो भी संगठित ऐसे गिरोह हैं, उनकी पूरी हुलिया ली जा रही है। फिर से मैं बताना चाहता हूं कि 2005 से पीएमएलए एक्ट लागू है। तो ये संगठित अपराधी अगर बिहार में कार्य करेंगे और उनके पास अकूत धन क्राइम के मार्फत जमा हुआ है, तो पीएमएलए के तहत भी हम लोग ईडी के मार्फत इनकी कमाई को जब्त करने के प्रयास करेंगे। जहां की आउटरीच की सवाल है, यूयू के पास डेडिकेटेड, आप लोग को सब मालूम है कि व्हाट्सएप नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है। जो भी सूचना मिलती है अगर किसी भी नागरिक को कि एग्जाम कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, चाहे रूमर मॉन्गरिंग भी होती है, तो जरूर भेजते रहें। एक एसपी के अंतर्गत एक स्पेशल सेल है। साथ में हम लोग साइबर पेट्रोलिंग, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी करते हैं, जिसमें इस तरह की भ्रामक समाचारों का तथ्य के अंदर क्या है, क्या ये सत्य है कि नहीं है, ये सब हम देखते हैं। पिछला जो एग्जाम हुआ है उसमें अभी तक कोई ऐसा साक्ष्य यूयू के सामने नहीं आया है कि कोई लीकेज हुई है, और जो हुड़दंग मुदंग 1-2 सेंटर में हुआ है उसके लिए जिला प्रशासन और जिला पुलिस काफी सक्षम है वैसे छात्रों पर कार्रवाई करने के लिए। आपके मार्फत से हम सभी छात्रों को आश्वासन देने चाहते हैं कि जो पूर्व में घटनाएं घटी हैं उसके रोकथाम के लिए यूयू और बिहार पुलिस एकदम सजग है। साथ ही साथ बिहार सरकार का पूरा सहयोग है और सब डिपार्टमेंट्स का भी सहयोग है कि आगे ऐसे कोई घटना नहीं घटे जिससे कि राज्य की छवि बिगड़ती है। आगे का जो डिटेल्ड ब्यौरा देंगे मानवजीत ढिल्लों साहब। ये डीआईजी यूयू हैं, काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, इनकी तजुर्बा इतनी हो गई है और
कि अब केंद्र सरकार के भी संस्थाओं इनसे राय लेते हैं इस विषय में पेपर लीक के मार्फत। इसी वर्ष आप सभी अवगत हैं कि वर्ष 2024 में ही बिहार सरकार के द्वारा बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 लागू किया गया है। ये एक बहुत ही अच्छा कानून है। इसमें इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं जो पूर्व में बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम था उसमें नहीं थे। जैसे कि उदाहरण स्वरूप अब कोई भी परीक्षा लीक में यदि किसी संगठित गिरोह उसकी शामिल होने के तथ्य प्रकाश में आते हैं तो 10 वर्ष की सज़ा की गई। पहले जो सज़ा थी सज़ा बहुत कम थी और 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के फाइन का इसमें प्रावधान किया गया है। इसका एक और जो अच्छा फीचर ये है कि अगर कोई भी संस्थान चाहे परीक्षा कंडक्ट करने वाली एजेंसी जिसको दिया गया है या फिर एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उनकी संलिप्तता प्रकाश में आती है तो उनके भी जो चल और अचल संपत्ति उसको आइडेंटिफाई करके उनकी कुर्की जब्ती की जा सकती है और इसकी वजह से जो सरकार को नुकसान होता है परीक्षा संचालन क्योंकि पैसा लगता है सरकारी राजस्व की इसमें क्षति होती है तो उसका कंपनसेशन किया जा सकता है। तो इसी मामले में जो भी आप जानते हैं कि जो CHO का कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का जो परीक्षा लीक हुआ है पहली बारी बिहार राज्य में इस अधिनियम के तहत इस कांड को दर्ज किया गया है और इसमें जितने भी 12 के 12 ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उनके हम लोग स्वामित्व का हम लोग ब्यौरा ले रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से और GST की रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स वहीं से पंजीकृत होते हैं। और कुछ जैसे आप जानते हैं कि उसमें से 3 जो स्वामी थे एग्जामिनेशन सेंटर्स के उनको हम लोग जेल भेज चुके हैं और जैसे ही चार्जशीट होगा और बाकी लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आएगी तो उनकी चल और अचल संपत्ति की जो कुर्की और जब्ती की कार्रवाई हम लोग करेंगे और ये पहली बारी होगा। इससे पहले जैसे ADG हेडक्वार्टर सर ने बताया कि अभी तक जब से आर्थिक अपराध इकाई का गठन हुआ है लगभग 10 परीक्षा लीक के मामले हम लोगों ने इनका अनुसंधान किया है। जो हाल फिलहाल 2022 से बड़े बड़े परीक्षा लीक के मामले हुए BPSC का PT परीक्षा का हुआ था, उसके बाद फिर केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती परिषद का परीक्षा लीक हुआ, BPSC TRE टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का हुआ, नीट का भी प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा किया गया और अब CHO का जो ऑनलाइन परीक्षा लीक मामला हुआ है। इन सभी मामलों में समेकित रूप से कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने एक बहुत ही व्यापक डेटाबेस बनाया है। इस डेटाबेस में लगभग 170 लोगों का अभी हम लोगों के पास प्रोफाइलिंग हुआ है और इसमें बिहार राज्य के अतिरिक्त हम लोगों का लगातार संपर्क रहा है उत्तर प्रदेश के साथ, झारखंड के साथ, हरियाणा के साथ और जब नीट का पेपर लीक हुआ था तो गुजरात और महाराष्ट्र से भी वहाँ से टीम्स आई थी। तो हम लोगों के पास एक समेकित डेटाबेस बना है ऐसे गिरोहों का जो कि बिहार राज्य में भी कार्यरत हैं और अन्यत्र भी कार्यरत हैं और इस लोग आपस में परस्पर सहयोग भी करते हैं। उनका प्रोफाइलिंग करके हर बारी जब भी कोई भी परीक्षा होती है तो हम लोग इसके संबंध में अलर्ट्स भी जारी करते हैं। 24/7 घंटे कार्यरत है इस पर जो कि पेट्रोलिंग के अतिरिक्त ऐसे मामलों की साइबर पेट्रोलिंग भी करता है और सूचना और आसूचनाओं का संकलन करता है। उसके बाद ये जो गिरोह हैं इनके जो प्रमुख सरगना हैं इनको आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने के लिए भी हम लोगों ने कार्रवाई किया है। अभी जैसे आप अवगत होंगे जो संजीव मुखिया है जो कि प्रमुख सरगना रहा है नीट में भी और CSPC में भी और BPSC में भी, उसके ऊपर DA का केस किया गया है और उसी DA की केस की वजह से जो लगभग 6 महीने से उसके ऊपर नो कर्सिव स्टेप लगा हुआ था, दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगी हुई थी। हम लोगों ने सारा एविडेंस प्रस्तुत किया कोर्ट में और अब वो कार्रवाई जो दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगी हुई थी उसको ख़त्म किया गया है और वारंट और कुर्की की कार्रवाई के लिए हम लोगों ने प्रार्थना की है कोर्ट से। इसके अलावा रंजीत कुमार रजक जो पहले परीक्षा के मामलों में संलिप्त रहे हैं और वो भी एक सरगना रहे हैं इस प्रकार के लीक के मामलों में, उनके ऊपर भी DA का केस काफ़ी आगे तक बढ़ गया है और थोड़ी देर में हम लोग उसको भी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन प्राप्त करके चार्जशीट करेंगे। इस तरह के अन्य पहले तो इसको हम लोगों ने 2 कैटेगरीज में बांटा है, लोक सेवक और गैर लोक सेवक। लोक सेवकों की कैटेगरी में जो सरकारी कर्मी शामिल हैं उनके ऊपर PCF का केस करेंगे और फिर एक प्लेटफॉर्म होता है रीजनल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल, इसमें जो आयकर विभाग होता है अग्रणी विभाग है, तो जितने भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स के केस होते हैं उनके माध्यम से उनको सूचना साझा किया जाता है और वहीं से सूचना प्रवर्तन निदेशालय ED को भी जाती है।
तो ये दोनों पीसी एक्ट के केसेस में ऑलरेडी सूचना प्रवर्तन निदेशालय को भी दी गई है ताकि वो भी अपने स्तर पे कार्रवाई कर सके। जो गैर सरकारी सेवकों के मामले हैं जिसमें जो संगठित गिरोह के बाकी सदस्य हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो नया अधिनियम लागू हुआ है उसमें उनकी चल और अचल संपत्ति को फोरफीट करने का प्रावधान है। उसको लेकर उनका इन्वेस्टिगेशन, वित्तीय अनुसंधान किया जा रहा है और उन लोगों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा हम लोगों ने एक समर्पित रूप से आर्थिक अपराध इकाई में एक परीक्षा सेल का गठन किया है। जब भी कोई परीक्षा होती है तो एक समर्पित डेडिकेटेड ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर हम लोग जारी करते हैं। आप लोग सभी अवगत हैं, हम लोग अपनी परामर्शिका में एडवाइजरी में उसको देते भी हैं और उसके माध्यम से काफ़ी सूचनाएं और आसूचनाओं का हम लोग संकलन करते हैं और उसके ऊपर हम लोग प्रोसेसिंग करके कार्रवाई भी करते हैं। जैसे सर ने बताया कि अब हम लोग आउटरीच का भी काम कर रहे हैं। जो बीपीएससी का परीक्षा लीक हुआ, टीआरई का और सीएसपीसी का परीक्षा लीक हुआ और इवन जब नीट परीक्षा को लेकर हाई पावर्ड कमेटी बना था तो उसमें तीनों जगह पे आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा परामर्शिका मांगी गई थी। वहाँ पे जाके हम लोगों ने बैठकें भी की और कुछ सुधारात्मक सुझाव भी दिए थे, जिसके कारण बीपीएससी और सीएसपीसी का सफलतापूर्वक दोबारा परीक्षा लिया गया है, जिसमें किसी प्रकार का कोई आरोप लीक को लेकर नहीं आया है। अभी जो ऑनलाइन परीक्षा लीक हुई है इसको भी लेकर हम लोगों ने अपने अनुसंधान में पाया है कि कहाँ कहाँ पे लूप होल्स थे, कहाँ कहाँ पर खामियां थी, उसको लेकर एक हम लोग सुधारात्मक सुझाव प्रतिवेदन, एक एडवाइजरी परामर्शिका बना रहे हैं और जल्दी ही इसको सभी जो संबंधित एजेंसियां हैं जो इस प्रकार की ऑनलाइन परीक्षाएं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेती हैं उनके साथ हम लोग उनको साझा करेंगे। संस्थागत अपराधों को डिफाइन किया गया है। परीक्षा से जुड़े हुए अपराध भी संस्थागत अपराधों में माने गए। तो जैसा आप अभी कह रहे थे कि बहुत सारे लोग जो इस अपराध में थे और उन्होंने एक माध्यम बना लिया है, एक कवर का इस्तेमाल किया है, उन सबको जो केसेज अभी अनुसंधान में आ रहे हैं, इसमें अगर ये साक्ष्य प्राप्त हो जाते हमको तो आगे आने वाले सभी केसेस के लिए वो एक संस्थागत अपराध, जैसे पहले हम गैंग पंजी खोलते थे उस तरह परीक्षा के लिए हम एक संस्थागत अपराध का एक गैंग पंजी खोलेंगे और केवल उसका सदस्य होना ही काफी है सजा होने के लिए। हम ये प्रूफ कर पाए बैक एंड से फोर एंड तक कि इन केसेस में इनका कहीं ना कहीं, चाहे पेपर के कन्वेंस के दौरान, पेपर की छपाई के दौरान, चाहे उसको फाइनेंस करने के दौरान, चाहे कंपनी फॉर्म करने के दौरान, किसी भी स्ट्रक्चर में वो कहीं भी शामिल हो उस कड़ी में, तो संस्थागत अपराध के पार्ट माने। जैसा सर ने बताया कि नोडल एजेंसी है ईओयू परीक्षा के लिए। हम लोग चूंकि ईओयू और साइबर दोनों ही एक साथ अभी कार्य कर रही एजेंसी, तो मानो जो अभी बता रहे थे कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास क्वेश्चन लीक नहीं होता है, लेकिन वह लोगों को ठगने के लिए विभिन्न तरह से फोन या सोशल मीडिया या टेलीग्राम या किसी अन्य बंद चैनल पे अपना प्रयास करते हैं। सो उसके लिए हम अलग केस दर्ज करते हैं और साइबर का अपराध भी दर्ज करते हैं। वह भी एक संगठित अपराध है, वो एक अलग तरह का अपराध है, लेकिन जिसके पास परीक्षा को लेकर सही में प्रश्न पत्र कहीं से वो हासिल कर लिया है, चाहे वो सेंटर से हासिल किया हो, चाहे छपाई के सेंटर से हो या इन बिटवीन किसी भी सिस्टम से हासिल कर लिया है, तो इसे हम संस्थागत अपराध की श्रेणी में मान रहे हैं। और इसके लिए हम लोगों ने साइबर पेट्रोलिंग और जहां पर पिछले हमारे जो अनुभव रहे हैं, कई जगह ऐसे रुकने के स्थान पर जहां बच्चों को बड़ी संख्या में एक जगह रोक कर रखा जाता है, वहां पर इवन अंतर्राज्यीय मामलों में भी हमारी परीक्षा होती है तो हम पास के राज्यों से भी सहयोग की अपेक्षा रखते हैं और मांगते हैं, ताकि कई बार लोग रात्रि में किसी होटल्स में रुककर और उनको परीक्षा में क्वेश्चंस रटाए जाते हैं। तो इन सब पर हम निगरानी रखते हैं। जिला पुलिस और बाकी जो एजेंसियां हैं उनके साथ भी है। फाइनेंशियल ट्रेल के लिए इन्होंने स्पष्ट रूप से आपको बताया है, जिसमें हम इनकम टैक्स से भी मदद लेते हैं फाइनेंशियल ट्रेल्स का। सो इससे जो संपत्ति बनाई जा रही है उसकी जब्ती हो पाएगी। और जो ये कानून 2024 में लागू हुआ है, जिसमें 10 साल और 1 करोड़ के सजा के प्रावधान है, ये काफी डेटरेंट होगा। और मैं समझता हूँ कि इस पर सभी के द्वारा संगठित रूप से कार्य करने से इसमें कमी आएगी, क्योंकि इसको केवल एक ही राज्य नहीं, अधिकांश राज्य इससे प्रभावित हो रहे हैं। और इसमें हम लगातार स्मार्ट के माध्यम से, अन्य माध्यमों से भी हम लगातार दूसरे राज्यों से संपर्क करें।